हेलो फ्रेंड्स, राजा एस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का प्रश्न है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के जो पौधा होता है उसका खाने वाला जो भाग होता है वह होता है आपका प्रकंद। तो हल्दी के पौधे का प्रकंद ही खाने योग्य हिस्सा होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर है चना एवं अन्य दलहन। तो चना एवं अन्य दलहन के पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण भूमि उपजाऊ हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर है विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 24 घंटा। तो जो भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है, यानी आवर्तकाल मतलब जो समय होता है, वह समय आपका 24 घंटा होता है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जिसका उपयोग खाने में किया जाता है, मिठाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह आपका टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वह है आपका नेफ्रॉन। चलिए, अगला प्रश्न है, गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को जो वहाँ से भोजन मिलता है, जिसके द्वारा भोजन मिलता है वह है आपका प्लेसेंटा, यानी कि गर्भनाल के द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन मिलता है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस ने। तो कोपरनिकस ने ही सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो इसका सही आंसर है केपलर ने। तो केपलर ने ही ग्रहों की गति के जो नियम बना उसको केपलर ने ही बताया या नाम दिया। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है अभिनव तारा ने सुपरनोवा। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का जो सोडा है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर है मोसले। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण किए हुए थे वे थे मोसले। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वह लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक यानी पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की किसने खोज की थी? तो रक्त परिसंचरण की जो खोज की हुई थी वे थे विलियम हावे।
अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर है रेटिना पर। तो आँख के रेटिना भाग पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब छाया बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अमाशयी रस यानी जठर रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो आम भाषा में जठर रस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वह अमाशयी रस है जहाँ पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है वह 120 से 120/80 mm होता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु के जो प्रतिबिंब बनते हैं वे अनंत पर बनते हैं, यानी अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है दूसरा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण तेल का जल के तल पर फैल जाना हो जाता है। तो तेल के पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण ही तेल जो होता है वह जल के ऊपर तैरने शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का लैड होता है। तो पेनिसिलिन का जो लैड होता है वह होता है आपका ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका सही आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है, इसलिए लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से भी कम ताप पर उबलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है किसका? तो पीतल जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के द्वारा ही गैसों के दाब को मापा जाता है या ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ध्रुव। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो सही आंसर है इसका छोटे पेप्टाइड्स में। तो अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम है ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो मनुष्य में चर्म रोग नामक जो बीमारी होती है वह जैसे दाद रोग के रोग कारक कवक का जो नाम है वह आपका माइक्रोस्पोरम है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है?
तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी के कारण ही स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, यानी यूरेनियम जो है वह सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगला प्रश्न है पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है KCl × MgCl2.6H2O। अगला प्रश्न है यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है सीसा। तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः जो प्राप्त किया जाता है वह है सीसा। अगला प्रश्न है ध्वनि को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डेसिबल। तो ध्वनि को मापने की जो इकाई है वह है आपका डेसिबल। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील को क्रोमियम, लोहा और निकेल जैसे धातुओं को मिश्रण करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फाइकोलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में ही शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा यानी शुगर की अधिकता हो जाती है। अगला प्रश्न है स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो इसका सही आंसर है पास्कल के नियम के आधार पर। तो स्वचालित ब्रेक जो बना है वह पास्कल के नियम के आधार पर बना है। अगला प्रश्न है कौन सा यौगिक आयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मेथिल सैलिसिलेट। अगला प्रश्न है सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार पारे का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न है कीमोथेरेपी क्या होता है? तो कीमोथेरेपी जो होता है वह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ के उपयोग से रोग की चिकित्सा पद्धति है। अगला प्रश्न है यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है निकट दृष्टि दोष। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है, यानी फोकस जब पड़ जाती है तो दृष्टि में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का ऐसा कोशिकांग है जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है होमो सेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही आंसर है मनुष्य का। तो होमो सेपियंस जो है वह मनुष्य के पूर्वज का नाम है, यानी कि जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है पौधों के मृदा विहीन संवर्धन, यानी जलीय माध्यम में पौधे उगने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी की कमी के कारण। तो रिकेट्स रोग जो होता है वह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ल्यूमेन। अगला प्रश्न है गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गैस नियतांक का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल प्रति किलो मोल होता है या मोल होता है। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक लीवेनहॉक किस देश के थे?
तो इसका सही आंसर है हॉलैंड के। तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक लीवेनहॉक थे वे हॉलैंड देश के थे। अगला प्रश्न है आर्टेरियो एस्क्लेरोसियस रोसिसर रोग क्या होता है? तो यह धमनी काठिन्य रोग है जो कि धमनियों का कठोर हो जाना इससे होता है। अगला प्रश्न है नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो इसका सही आंसर है वृक्क से। तो नेफ्रोलॉजी का जो संबंध है वो आपका वृक्क से है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन है। अगला प्रश्न है किसी बैटरी की क्षमता के लिए किस मात्रा का व्यवहार होता है? तो एम्पियर घंटा का व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है शरीर सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर है कान में। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है वह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 0.7 mm। अगला प्रश्न है कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है फिनॉल। तो कार्बोनिक अम्ल का जो रासायनिक नाम है वह है आपका फिनॉल। अगला प्रश्न है कार्नेलाइट किसका खनिज है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जड़त्व के नियम से, यानी न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसको दूसरा नाम जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बेलाडोना नामक औषधि एस्ट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है जड़ तथा पत्तियों से। अगला प्रश्न है थायमीन कौन सा विटामिन है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B1। अगला प्रश्न है कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो यह रोग आँख का है। अगला प्रश्न है प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस में प्यास का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। तो कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का जो ऊर्जा का जो स्रोत है वह है आपका सौर ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो इसका सही आंसर है गंधक के अम्ल से। अगला प्रश्न है यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा हो जाएगा? तो यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल चौगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है जिसका संकेत जे होता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B12, यानी कि विटामिन 12 जो है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है न्यूटन ने।
तो न्यूटन ने ही गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसका संकेत n होता है। अगला प्रश्न है, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्लेटिनम को। तो प्लेटिनम एक धातु है जिसको सफेद स्वर्ण कहा जाता है। इसका संकेत Pt होता है। अगला प्रश्न है, मानव के सफेद रक्त कणों यानी WBC का व्यास कितना होता है? तो मानव के सफेद रक्त कण यानी WBC का जो व्यास होता है वह 0.0007 mm होता है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में G का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के केंद्र में G का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है, हॉरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है समय मापन का। तो हॉरोलॉजी के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है वह समय मापन होता है। अगला प्रश्न है, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो गाड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य जो है वह दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग जो किया जाता है वह ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो इसका सही आंसर है उसके ताप के। अगला प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है डैमलर ने। तो डैमलर ने ही गैस इंजन की खोज की हुई थी। अगला प्रश्न है, थोरियम किसका मुख्य स्रोत होता है? तो इसका सही आंसर है मोनाजाइट का। थोरियम जो है वह मोनाजाइट का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, जब दो लोग जोर जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो व्यक्ति जोर जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग 50 से 60 डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जब दो व्यक्ति आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो उनके बीच उत्पन्न ध्वनि के जो डेसिबल होता है वह 30 से 40 डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां का थकान अनुभव करने लगती है? तो यह है आपका लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में ही स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण सिद्धांत पर ही आधारित वॉशिंग मशीन कार्य करती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो न्यूटन तापमानों का जो अनुप्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोग जो किया जाता है, वह अंतरिक्ष यात्रा यानी चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में किया जाता है।